शहर की एक कॉलोनी में राधिका अपने पति राकेश और सास के साथ रहती थी। राधिका की दो नंदें रुचि और शीतल, जिनकी ससुराल पड़ोस में ही थी, अक्सर अपने मायके आया करती थी। कभी वे कुछ खाने पीने का मांगती, कभी घर के छोटे मोटे कामों में सहायता मांगती। राधिका को उनका बार बार आना पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि वे हर समय कुछ न कुछ मांगने ही आती हैं। माँ, लगता है आज घर में कढ़ी बन रही है, मेरे घर तक खुशबू पहुंच रही थी। और आप तो जानते ही हो, मुझे राधिका भाभी के हाथ की कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मैंने आज दोपहर में घर में कुछ नहीं बनाया, सोचा यहीं खा लूंगी। अरे रुचि दीदी, मैं भी आ गई हूँ, सब मिलकर खाएंगे। भाभी थोड़े चावल ज्यादा उबाल लेना, बिट्टू के पापा आज लंच नहीं ले गए। मैंने उन्हें फोन कर दिया कि उनके लंच में कढ़ी चावल भिजवाऊंगी। आ गई मांगने। पता नहीं इन दोनों को भनक कैसे लग जाती है कि घर में कुछ बन रहा है। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाली थी। राधिका बहू, एक काम करो, हम सबका खाना ड्राइंग रूम में ही लगा दो और दामाद जी का लंच में पैक कर देना। जी माँ जी। इनकी सेवा करते रहो और रसोई में लगे रहो। ये भी क्या बात हुई, जब देखो ये दोनों मुंह उठाकर आ जाती हैं। पड़ोस में ससुराल है तो ये थोड़ी है कि हर समय मायके उठ कर आते रहो। पता नहीं माँ जी को इतनी पास में शादी करने की क्या ही जरूरत थी। रुचि और शीतल पड़ोस में ही ससुराल होने के कारण अपने मायके से जरूरत का कुछ न कुछ मांग ही लेती थी। कभी घी, कभी चाय पत्ती, कभी वे मसाले, आटा या चावल मांगती। कभी कोई सब्जी खत्म हो गई तो दोनों बहनें अपने भाई से मंगवा लेती। त्योहारों या शादी ब्याह के समय वे राधिका से उसकी साड़ियां और गहने मांगती। कभी कभी वो प्रेस, मिक्सर या सिलाई मशीन मांगने आ जाती। जब कभी घर में मेहमान आते तो वे बड़े बर्तन मांगती। कभी कभी उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती तो वे भाई से उधार मांगती। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राकेश भैया, अच्छा हुआ आप अभी घर पर ही हो। वो मुझे ना सोनू के स्कूल का सामान खरीद कर लाना है। सोनू के पापा पैसे रख कर नहीं गए, मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे। भैया, पैसे तो मुझे भी चाहिए थे, वो मैंने अपना सूट सिलवाने को दिया हुआ था। अब वो टेलर 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, मैं इनसे पैसे लेना भूल गई। मैं अपना सूट ले आऊंगी जो सिलवाए, कहीं टेलर चला गया तो 1 महीने के लिए सूट रह जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं राधिका, रुचि को 1000 रुपए दे देना और शीतल तुम भी सूट के ले लो जितने लेने। राधिका दे देगी, मैंने उसके पास खर्चे के रखवाए हुए हैं। राधिका ने राकेश के जाने के बाद सोच लिया था कि अब वो कुछ न कुछ सुनाकर ही उन दोनों को पैसे देगी। भाभी, वो तो आप जानती हो, इनके दोस्त की शादी है तो मैंने सूट सिलवा लिया है। आप वो मुझे अपनी गुलाबी वाली नई साड़ी दे दोगे? मैं सोच रही थी बारात पर वही पहनकर जाऊंगी। नहीं, मैं वो साड़ी नहीं दे सकती, बेकार में खराब हो जाएगी। आगे मुझे भी पहननी होती है। कितने पैसे बोले? और 1000 क्या करोगी रुचि? आपने तो 500 मांगे थे ना, तो ये रहे 500। इनका क्या है, इनके बस में हो तो तुम दोनों को दे देकर ये और माँ जी अपना घर ही लौटा देंगे। अभी तो मेरे बच्चे नहीं है, अब हम बच्चे का प्लान करेंगे तो आगे हमें भी तो खर्चा बचाकर चलना। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज तुम दोनों मांगने आते ही रहते हो। पड़ोस में ससुराल होने का फायदा उठा रहे हो तुम दोनों। तभी राधिका की सास आ जाती है। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं भाभी नंदों के बीच में? कुछ नहीं माँ, भाभी अपनी साड़ी दिखा रही थी। अच्छा माँ, मैंने ना गैस पर दाल चढ़ाई हुई थी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, मुझे भी सोनू को स्कूल से लेने जाना है, मैं भी चलती हूँ। रुचि और शीतल दोनों चुपचाप चली जाती हैं। उस दिन के बाद रुचि और शीतल ने घर आना कम कर दिया। शायद उनको अपनी भाभी राधिका की बातें दिल पर लग गई थी। कुछ दिनों बाद रुचि और शीतल को पता चला कि उनकी भाभी राधिका प्रेग्नेंट है, तो उन दोनों को बहुत खुशी हुई, पर वो घर जाने में झिझक रही थी। उन्होंने फोन पर ही अपनी भाभी राधिका को बधाई थी। राधिका ने भी उनसे ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। क्या बात है रुचि, मैंने शीतल को अभी अभी फोन किया है। तुम दोनों तो 2 कदम पर रहती हो और भाभी को बधाई देने के लिए घर भी नहीं आई। राधिका को कितना बुरा लगेगा। वो मम्मी, आप तो जानते ही हो, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। शीतल भी यही बोल रही है कि उसके पास भी टाइम नहीं है। बताओ तो, साथ वाली गली में तुम दोनों का घर है और दोनों ने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया है। ये कोई बात तो नहीं हुई। बेटा, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जल्दी आऊंगी और शीतल को भी बोल देती हूँ, वो भी आपसे मिलने आएगी। अपनी माँ के बार बार कहने पर रुचि और शीतल 1-2 बार मिलने आ गई, पर उनका मन बहुत खट्टा हो चुका था, इसलिए वो दोनों बहुत कम आना जाना रख रही थी। समय बीता, राधिका को 9वां महीना लग चुका था। उसकी डिलीवरी का टाइम आ रहा था, पर एक दिन अचानक राकेश को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी दौरान राधिका को कामकाज में बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय उसकी सास ने रुचि और शीतल को बुलाया।
दोनों नंदे फौरन आ गई और घर का सारा काम संभाल लिया। वे बारी बारी से राधिका की देखभाल करती, उसकी तबीयत का ख्याल रखती। रुचि ने राधिका के लिए खाना बनाया और शीतल ने घर के बाकी काम निपटाए। अगले कुछ दिनों तक, जब तक राधिका की डिलीवरी नहीं हुई थी, तब तक उसकी दोनों नंदे अपने मायके में ही रहीं और उसकी देखभाल करती रही। राधिका ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रुचि और शीतल बहुत खुश थी क्योंकि वो बुआ बन गई थी। घर में खुशी का माहौल था। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि जरूरत के वक्त परिवार ही साथ देता है। उसने अपनी नंदों की मदद और प्यार को महसूस किया और उसकी आंखें भर आई। उसने रुचि और शीतल को अपने पास बुलाया और कहा, रुचि, शीतल, मुझे माफ कर दो। मैं पहले तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाई। आज तुम दोनों कितने समय से मेरी देखभाल कर रही हो। तुमने अपने ससुराल के काम छोड़कर यहाँ सब कुछ संभाल लिया। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उस दिन तुम दोनों को न जाने क्या क्या कह दिया था। भाभी, हमने तो आपकी बात का बुरा ही नहीं माना, और रिश्तों में थोड़ी बहुत तकरार होना भी जरूरी है, जिससे रिश्तों को नजर नहीं लगती। अब आप ये सब बातें छोड़ो और गुड़िया रानी के नामकरण की तैयारी करो। भाभी, पंडित जी बता गए हैं सोमवार का दिन निकला है नामकरण के लिए। अभी तो हमें गुड़िया के कपड़े भी लेने जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आपके लिए कुछ लाना है तो बता देना, हम बाजार से लेते आएंगे। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपनी नंदों के चेहरे पर प्यार और अपनापन देख रही थी। इस तरह राधिका को एहसास हुआ कि परिवार और रिश्तों की अहमियत क्या होती है। उसने अपनी नंदों को खुले दिल से अपनाया और उस दिन के बाद राधिका अपनी दोनों नंदों के साथ घुल मिल कर रहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हर परिस्थिति में वे ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। माँ, जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा, भाभी क्यों? तू नहीं करेगा शादी? अब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ, मैं भी देखूंगी बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा, तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे और फिर, अच्छा, एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया। जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए, तो चुपचाप खाना खा, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे, ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बेबियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ? ऐसे कैसे? मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही दो सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी,
ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से है क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल चावल पोहा खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहां से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अब माँ ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूं, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाए जा रही हो। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ। यहां एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी माँ चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगीं। Thanks for watching.